होता है इसमें भी, ठीक है। सेटिंग डाल लीजिए, हमारा कौन सा प्रोसेस था ये, फोर्थ, ओके। पहले हमने आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, आइसोथर्मल, अब है हमारे पास फोर्थ, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जिसमें Q इज इक्वल टू 0 हो, मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो जाए, 0, ठीक है। मतलब हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच बिल्कुल भी हीट एक्सचेंज नहीं हो। तो इसके लिए जैसे हमारे पास सिस्टम है, मतलब ये पिस्टन है, राइट, एंड इसके जो बाउंड्रीज हैं ये पूरी तरीके से कैसी हैं, परफेक्टली हम बोल सकते हैं इंसुलेटिंग है। अब आप एक बात याद रखिए कि जो परफेक्टली इंसुलेटिंग हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। परफेक्टली ये इंसुलेटेड हो ही नहीं सकती रियल लाइफ में, बट हमें पढ़ना है, समझना है, ओके। तो हम कैसे ले रहे हैं, इसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, परफेक्टली इंसुलेटिंग या फिर आइसोलेटेड सिस्टम हो गया हमारे पास। ये क्या है, पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो ये एक सिस्टम हो गया। अब सिस्टम एंड ये जो सराउंडिंग है इसके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो। अब देखो हमारे पास दो ही क्या हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क होता है एंड दूसरा होता है हीट, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच दो ही तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जो कि मैं शुरुआत से बताते आ रही हूँ आपको, ओके। तो वर्क एंड हीट, तो हमने बोला कि इसमें हीट एक्सचेंज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ हीट तो नहीं जा सकती, ठीक है, ना तो अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर, ओके, नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, दूसरा वे बचा है एनर्जी को एक्सचेंज करने का, वो कौन सा है, वर्क, राइट, वर्क डन किया जा सकता है इसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू, या फिर जो सराउंडिंग है, ये बाहर सराउंडिंग है, या फिर ये सराउंडिंग क्या करे, इसके ऊपर वर्क कर दे, ओके। तो हमें पता है कि वर्क हम कौन सा पढ़ रहे हैं, या तो एक्सपेंशन हो जाए या फिर कंप्रेशन हो जाए, ओके। समझ पा रहे इस चीज को। तो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिर्फ और सिर्फ वर्क की वजह से, इसमें हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये सिस्टम कंप्रेस करेगा, ओके, जब कंप्रेस करेगा इसका मतलब देखो, जब कंप्रेशन होता है तो क्या होता है कंप्रेशन में, जब ये सिस्टम कंप्रेस होगा, जब पिस्टन के ऊपर वर्क किया जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर का वॉल्यूम तो कम होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना आपको पता है। एंड जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब भी किसी गैस को आप क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। मींस क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है डेल्टा यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब वो चेंज इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओके। समझ पा रहे चीज को। एंड वॉल्यूम कम होगा तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो आपके पास पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आएगा, ओके। जब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसमें वर्क किसके ऊपर हो रहा है, गैस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ओके। एंड इसी तरीके से जब क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा जब भी गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबैटिकली, राइट, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमने परफेक्टली इंसुलेटिंग ये बाउंड्री ली है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ओके। जब एक्सपेंशन होता है गैस का, सिस्टम एक्सपेंड करता है, गैस एक्सपेंड करती है, तो क्या हो जाता है, मतलब टेम्परेचर गैस का जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस
कम हो जाएगा। इसका मतलब जो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो क्या हो गया, वो कम हो गया, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू कैसे आनी है, पॉजिटिव। ओके, वॉल्यूम क्या हुआ है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज। देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझना ये है कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का, बट अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम क्या हो, सॉरी वॉल्यूम नहीं, गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड वॉल्यूम आपको पता है इंक्रीज होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आपको पता है इसमें तो क्या हुआ था, वर्क डन, कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। इसमें जो वर्क हो जाएगा वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कि जो सिस्टम है इसको वर्क करना पड़ेगा सराउंडिंग के ऊपर। जब एक्सपेंशन होगा तो ये जो सराउंडिंग है, बाहर सराउंडिंग है, इसके ऊपर गैस को काम करना पड़ेगा। तो जब गैस एक्सपेंड करती है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, एंड ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मतलब क्या है कि इसमें हीट एक्सचेंज होने के लिए इतना टाइम ही नहीं होता है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ओके, जब भी एक्सपेंशन होगा तो ये फास्टली होता है, इतना इसके पास टाइम ही नहीं होता है कि हीट एक्सचेंज हो जाए, सीधा वर्क हो जाता है। ओके, इतना टाइम इसको नहीं मिलता है। तो देखिए जैसे जो टायर होता है वो जो बर्स्ट होता है, ठीक है, तो एकदम से होता है, ठीक है, अचानक से होता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा 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 करके ये बर्स्ट होता है, नहीं, एक बार में ही हो जाता है। किसी भी व्हीकल का अगर टायर बर्स्ट होता है तो फटाफट होता है। इसी तरीके से जो बलून होता है जब वो बर्स्ट होता है तो वो भी धीरे धीरे नहीं होता, वो एकदम से हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि जो बाहर से सराउंडिंग से हीट उस बलून के अंदर चला जाए या फिर बलून से हीट सराउंडिंग में चला जाए। ठीक है, तो इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क डन होगा। अब आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एंड रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन, irreversible adiabatic expansion and irreversible adiabatic compression। ठीक है, इनको हम ग्राफ के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। अब आपको देखना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है एंड कंप्रेशन में क्या होता है। अब जो फॉर्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं मेनली इसमें कि किस तरीके से हम इनको डिराइव करते हैं। समझ गई चीज, तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैं एक बार साफ कर देती हूँ। अब आप हेडिंग डाल लीजिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उनको डिराइव करके भी दिखाऊंगी, लेकिन वो आपको याद होने ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी जिनके बेसिस पे आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन समझ में आएगा, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा। ओके, क्योंकि रिवर्सिबल में ही वो फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो जैसे हम बॉयल्स लॉ में देखते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ हमने देखा P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस तरीके से है। मतलब क्या है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, या फिर इस तरीके से हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हो जाएगा। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर P1V1 करेंगे तो वो P2V2 के बराबर होगा, एंड P3V3 एंड कॉन्स्टेंट, मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, P1V1 P2V2 P3V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट।
तो इस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ एंड बॉयल्स इक्वेशन देखी हुई है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला आने वाला है जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉइजन्स लॉ। ठीक है, पॉइजन्स लॉ जिसका फॉर्मूला होता है PV रेज़ टू पावर गामा, ये गामा है, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं इस कांस्टेंट को K ले लेती हूँ। ठीक है, PV V है, रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन गई, पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, एंड ये क्या है, पॉइजन्स लॉ। ओके, तो हमें इसका यूज करना है इनमें एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो चलिए मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देती हूँ। पहला फॉर्मूला है हमारे पास PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये इन फॉर्मूलाज के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, अब देखिए गामा क्या है, गामा क्या है, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ गैस। ये एटोमिसिटी को बताता है कि जो गैस है वो मोनो एटॉमिक है या फिर डाई एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है। एटॉमिक का मतलब वो एक एटम से मिलके बनी है, दो एटम से मिलके बनी है तो डाई एटॉमिक, एक से मोनो एटॉमिक। अगर पॉली एटम से मिलके बनी है, दो या दो से ज़्यादा, दो नहीं दो से ज़्यादा अगर एटम से मिलके बनी है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉली एटॉमिक। तो जब गामा की वैल्यू है, अगर आपको ये सीखना है तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ओके, तो इसमें ही मैं उसकी लिंक दे दूंगी जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं, हीट के बारे में, जिसमें सब कुछ जाना है, हीट कैपेसिटी। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है, वीडियो नंबर 4, उसमें आप देख सकते हैं थर्मोडायनामिक #4 स्टडी विद मी एकता। आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें बहुत ही अच्छे से इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं बताया गया है, राइट। तो देखिए ये गामा जो है एटोमिसिटी को बताता है, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ गामा। तो अगर मोनो एटॉमिक है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1.66, राइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.66। अगर हमारे पास गामा मतलब कोई डाईएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा, 1.4, राइट। गामा की वैल्यू पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा, 1.33। ओके, तो ये इनकी वैल्यूज होती हैं गामा की। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे एटोमिसिटी इंक्रीज हो रही है तो गामा की वैल्यू कम होती चली जा रही है। एक के लिए इतनी थी 1.66, दो के लिए, दो एटम के लिए 1.4 एंड पॉली एटॉमिक के लिए 1.33। अगर आपको इनके एग्जांपल्स भी समझने हैं तो जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, जैसे कि हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है। जो नोबल गैसेस हैं वो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनी हुई है तो वो कौन सी हो गई, मोनो एटॉमिक। अगर हम डाईएटॉमिक की बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कैसे हो गई, डाईएटॉमिक, जो कि दो एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, N2O2 H2। ओके, तो इनके लिए इनकी वैल्यू हम ये यूज करेंगे। अब पॉलीएटॉमिक की बात करें, नॉन लीनियर की हम बात करें, लीनियर की बात नहीं करें, तो उसकी वैल्यू 1.33 हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास है O3 है, ओके, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है। तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम ये यूज करेंगे। समझ गए अब गामा की वैल्यू हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर आप मुझे बोलते हैं कि इनको डिराइव करके दिखाइए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सच में आपको ये सीखना है क्या डेरिवेशन। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर हम देखिए, पहला अगर हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है, एंड इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था तो हम ऐसे कर सकते हैं P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2
V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेज टू पावर गामा, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, बहुत सारे लिख सकते हो आप इस तरीके से, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा है, ये है, समझ पा रहे हैं, इसी से हमने इसको डिराइव किया है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, इसी का डेरिवेशन हो गया, फिर भी हम लिख सकते हैं सेकेंड नंबर। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात की गई, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, ये गामा है, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक हमारे पास फॉर्मूला ये होगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला ये आ गया, जो कि हमने इसी से बना दिया। ओके, अब हमें देखना है लास्ट एंड थर्ड, जो कि किसका है, देखिए प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हमने देख लिया, टेम्परेचर वॉल्यूम का हमने रिलेशन देख लिया, अब क्या बच गया, प्रेशर एंड टेम्परेचर बच गया। ओके, तो हम देखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन क्या होता है, ये होगा कांस्टेंट। एंड यहाँ पे देखो अच्छे से समझना, टी रेज टू पावर गामा 1 माइनस पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा, ओके, टी गामा पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ। इसको किस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, T1 गामा रेज टू पावर गामा, ओके, P1 1 माइनस गामा, राइट, इज इक्वल टू T2 रेज टू पावर गामा P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया सिक्स्थ फॉर्मूला। तो इनको आपको याद कर लेना है, ये सिर्फ याद करने हैं। ओके, तो ये अपने आप कर सकते हो, 6 फॉर्मूलाज हैं, ये याद रखने हैं। अब हमारे पास और भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं जो कि बहुत सिंपली आप समझ पाएंगे। अगर आपको ये याद है इनके रिलेशन किस तरीके से रिलेट करते हैं, तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अब हमारा ये देखिए हम किसके लिए यूज करेंगे ये फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे सारे के सारे only for reversible adiabatic प्रोसेस में यूज होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसमें, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में आप इनको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किसमें यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आप इनको यूज कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। देखिए रिवर्सिबल में हमें पता है, रिवर्सिबल जब भी क्वेश्चन में आता है तो वो लिख के आता है रिवर्सिबल या फिर आइडियल प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से आता है, आइडियल या फिर रिवर्सिबल ये लिखा हुआ मिलेगा। अगर आइडियल प्रोसेस नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल नहीं है, तो ये वर्ड मेंशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम समझते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं इसको, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क के इक्वल होती है। किसी भी सिस्टम में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो किस वजह से हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इन दो तरीकों से हो सकती है, जो कि क्या है, पाथ फंक्शन है, ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, राइट। मतलब हीट की वजह से, या तो हीट का एक्सचेंज हो जाए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, या फिर क्या हो जाए, कोई वर्क कर दिया जाए। तो इन दोनों का समझ अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो आ जाता है, ठीक है। डेल यू यहाँ पे क्या है, ये क्या है, U2 माइनस U1। मतलब जो फर्स्ट स्टेट में सेकेंड स्टेट में इंटरनल एनर्जी जो थी उसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है। तो हमें
सिर्फ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये एग्जैक्ट ये पता नहीं होता है कि u1 या फिर u2 क्या होती है। ओके, हम ये बता सकते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोसेस, किसी प्रोसेस के थ्रू कोई सिस्टम गया तो उसमें चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में, वो किसके थ्रू बता सकते हैं कि उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई या फिर रिलीज हुई। तो जब एब्जॉर्ब होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब क्या होती है रिलीज होती है किसी सिस्टम के थ्रू तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन मतलब ऑन द गैस हुआ, ऑन द सिस्टम किया गया, या फिर बाय द सिस्टम किया गया। जब ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं, जब बाय द सिस्टम किया जाता है मतलब सराउंडिंग के ऊपर काम किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास है। तो हमें बात करनी है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब Q टेंस टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल U मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डेल U इज इक्वल टू W, ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन की वजह से। तो आपको पता है डेल U क्या होता है, डेल U होता है NCV dt। ओके, यहाँ पे क्या है, CV हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हम ये रख सकते हैं। एंड वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम इसमें बात करें तो माइनस PdV। अब देखो जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको भी हम दो तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें, किस तरीके से इसको डिराइव करें। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी इसको यूज़ किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन निकाला जाता है, एंड इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है, ठीक है, माइनस PdV के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एंड किसके थ्रू, NCV dt के थ्रू। ओके, इन दो तरीकों से निकाला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके थ्रू किस तरीके से इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ, एंड देन हम समझते हैं कि इससे हम किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, किसमें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ओके, तो मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल U इज इक्वल टू क्या था, Q प्लस W। तो ये हमारे पास 0 हो गया था, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यही लिख लेती हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू W। ओके, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू रख रहे हैं NCV, W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, NCV dt, ठीक है। अब dt की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, या फिर हम T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dt की जगह T2 माइनस T1, एंड जो CV है, CV ये क्या है, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए एक वैल्यू होती है R अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये हम इसके लिए लिखेंगे, एंड ये हम इसके लिए लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, N R, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। वर्क रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, कौन सा वर्क है, वर्क इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। सो वर्क एडियाबैटिक रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, NR अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन T2 माइनस, ये गामा माइनस 1 है, सॉरी गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 लिख लीजिए। ओके, T2 माइनस T1। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये जब क्या दिया हुआ हो,
टेम्परेचर दिया हुआ। तो ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला जब आपके पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, एंड गामा की वैल्यू गिवन है। गामा मीन्स एटोमिसिटी गिवन है कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हम अगर हमारे पास है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है, फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम, ये गिवन है, तो हम किस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो दूसरी तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है क्या है, PV इज इक्वल टू nRT होता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT1, ओके, nRT1। P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T1 को क्या रख सकते हैं, T को क्या रख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, P1 V1 अपॉन nR। इसी तरीके से T2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, P2 V2 अपॉन nR, राइट। तो ये T1 एंड T2 की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को। W रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, nR, ये गामा -1 है, गामा -1, अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक है। nR गामा -1, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, T2 की जगह ये वाली वैल्यू P2 V2 अपॉन nR, ठीक है, माइनस P1 V1 अपॉन nR, ये लिख सकते हैं। अब nR हम कॉमन ले लेते हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा, n इसको अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा nR अपॉन nR, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, W रिवर्सिबल, किसमें, एडियाबैटिक, इसमें क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो दो फॉर्मूलाज हमने इसमें डिराइव किए, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। NCV/dt की वैल्यू रखी थी, समझ लीजिए इसको। NCV/dt की वैल्यूज हमने रखी, CV की वैल्यू क्या होती है, R अपॉन गामा -1, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। एंड dt को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी लिमिट्स लगाएंगे T2 से T1 तक, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ओके। इसकी वैल्यू हमने ये रख दी। अब क्या हो गया, इनकी वैल्यूज को हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इनकी वैल्यूज को रख देंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन nR। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये, जब टेम्परेचर गिवन है तो ये यूज करेंगे, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ गए इस चीज को। अब हम दूसरे वे में समझते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस PdV, ये सेकंड वे है हमारा, दूसरा तरीका है किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए ये क्या था, P एक्सटर्नल है। तो आपको पता है कि जब रिवर्सिबल की हम बात करते हैं, रिवर्सिबल ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो जब भी रिवर्सिबल की बात होती है तो जो P एक्सटर्नल होता है वो लगभग इक्वल होता है P गैस के, ओके। हमारा कोई भी सिस्टम है तो उसमें जो P एक्सटर्नल होता है, जो बाहर का जो प्रेशर लगता है सिस्टम के ऊपर, एंड जो P गैस है, जो गैस का प्रेशर लगता है, तो लगभग क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्वल होते हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, ओके। लगभग ये इक्विलिब्रियम में ही होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो PV इज इक्वल टू PV रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हमने देखा पॉइजन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम P की वैल्यू क्या ले लेंगे, P क्या हो जाएगा, K अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे P एक्सटर्नल को मैं P गैस मान के चलूँ तो मैं यहाँ पे P लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड एक बात याद रखिए, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन जब होगा इसका मतलब क्या होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। रिवर्सिबल की बात करें मतलब छोटे छोटे जो वर्क डन है उनको कैलकुलेट करेंगे एंड उनका जो सम कर देंगे तो वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब टोटल जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए
इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। सो मैं लिख लेती हूँ माइनस के अपॉन वी रेज़ टू पावर गामा dv v1 टू v2, ओके। अब क्या करती हूँ, के को मैं बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, v1 टू v2 माइनस 1 अपॉन वी रेज़ टू पावर गामा dv, ओके। ये हो गया। अब देखिए जब भी v रेज़ टू पावर गामा है तो इसको 1 अपॉन वी रेज़ टू पावर गामा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस गामा, ठीक है। इसकी जो ये पावर है ये माइनस हो जाएगी, तो लिख लेते हैं माइनस के v1 से v2 v माइनस गामा dv, माइनस गामा dv। समझ में आया इतना? अब हमें इंटीग्रेशन कर देना है, तो किस तरीके से करेंगे इसका, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, v है v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यही होता है, ओके। तो मैं इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ, v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, v1 टू v2। अब इन लिमिट्स को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के v2 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। समझ गए इस चीज को? हमने इनकी लिमिट्स को इस तरीके से लिख लिया, हो गया ये सब। अब हम देखते हैं इधर, मैं एक बार इसको लिख लेती हूँ, P एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे, P गैस के इक्वल, ओके। ये क्या आया हमारे पास, माइनस W रिवर्सिबल की बात करें, इज इक्वल टू माइनस के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, इनका कॉमनली हम ये लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1। अब मैं क्या करूँगी, ये जो k है कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करूँगी अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के v1 माइनस के को ही हमने करा दिया तो ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस के को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। समझ पा रहे इस चीज को? अब देखो एक बात अब समझिए आप, जो k है, k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं k के लिए, ये लिख सकते हैं, ठीक है, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू k है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे V2 है हमारे पास, तो उसके साथ मैच करवा देती हूँ ये वाली V2 वाली, मतलब जो 2 है वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, k की जगह, ठीक है, k को रिप्लेस करके उसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। जहाँ पे ये V1 है तो उसके लिए हम ये वाली वैल्यू k की यहाँ पे रख देंगे। समझ पा रहे हो? तो मैं लिख देती हूँ क्या, माइनस k, सॉरी k, इसकी वैल्यू रखनी है P1 V1 रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, प्लस सॉरी P2 है, सॉरी देखिए इसकी वैल्यू हमने ये रख दी P2 V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, ये V2 बच गया, सॉरी देखिए कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या करना है, k की वैल्यू हमने ये रखनी है, ठीक है, तो मैं रख देती हूँ माइनस P2 V2 रेज़ टू पावर गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको लिख देते हैं, ये जो V2 हमारा बचा है, V2 माइनस गामा प्लस 1 प्लस P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, k की वैल्यू रख दी। अब ये जो V1 है इसकी ये रख देते हैं V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। सो P2 V2 रेज़ टू पावर गामा डॉट V2 माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया माइनस। ठीक है, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा V1 माइनस गामा प्लस 1, समझ रहे हो। एंड ये क्या हो गया, माइनस, इसमें भी गामा माइनस 1। ठीक है, इसमें से भी हमने कॉमन ले लिया। तो ये से जो माइनस है इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो एक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जब भी ये जो बेस हैं ये सेम होते हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जब भी ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2 एक कॉमन लिख लूँ मैं, एंड इनकी पावर को ऐड कर देती हूँ, गामा माइनस गामा प्लस 1, ओके, माइनस इसी तरीके से P1 V1 एक V1 लिख लिया मैंने, एंड इनकी पावर को ऐड कर दिया, गामा माइनस गामा प्लस 1। तो क्या होगा, ये गामा से ये गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये प्लस वाला, एंड गामा माइनस 1। ठीक है, ये बचा। अब बचा क्या है यहाँ पे, ओनली 1 पावर बची है, तो 1 को आप लिखते भी नहीं है। सो W रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर है, सेम फॉर्मूला है, सेम ही है। ओके, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इसके थ्रू निकाल देते हैं वर्क डन, कभी कभी NCVDT के थ्रू निकाल देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। अब हम देख लेते हैं कि जो वर्क डन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबैटिक जो रिवर्सिबल में हमने देख लिया, इरिवर्सिबल में अब हम देख लेते हैं वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक्सपेंशन देखेंगे तो आपको पता है कि जो वर्क डन होता है इरिवर्सिबल में तो वो हम क्या करते हैं, दो तरीके से देखते हैं। पहला, जो P एक्सटर्नल, जो बाहर का जो प्रेशर है, सिस्टम के बाहर जो सराउंडिंग का प्रेशर है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब किसमें, इन वैक्यूम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाए, P एक्सटर्नल बहुत ही कम हो जाए P गैस से। ओके, तो हमें दो फॉर्मूलाज मिलते हैं दो नहीं एक्चुअली, पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इरिवर्सिबल क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, जब ये 0 हो गया पहले के लिए, किसमें, इन वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैक्यूम में क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब कोई बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं तो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे इस चीज को। सेकंड केस हमने क्या देखा, जब P एक्सटर्नल क्या हो, बहुत ही कम हो P गैस से, तो किस तरीके से एक्सपेंशन होता है, तो वर्क डन का यही फॉर्मूला होगा, वर्क डन इरिवर्सिबल इन एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये हम यूज करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन साइन नहीं होता है, राइट, समझ पा रहे इस चीज को। तो ये हो गया वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपके पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया, यही फॉर्मूला आप आइसोथर्मल में भी यूज करते हैं, एडियाबैटिक में भी यूज करते हैं, कौन से में, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये यूज करते हैं। इसको ही हम आगे और भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें पता है कि जो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल वो किसके इक्वल होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हम कोई वेट रखते हैं, जैसा कि मैंने आइसोथर्मल में समझाया, P एक्सटर्नल किसकी वजह से लगता है, जो वेट हम रखते हैं, जो भी वेट होता है कांस्टेंट वेट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है मतलब P क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो इसकी वजह से लगता है। तो इसको हम क्या मान रहे हैं, P2। ओके, तो P एक्सटर्नल को मैं क्या रख सकती हूँ, P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ P2 डेल्टा V, W इरिवर्सिबल। अब इसको और आगे हम एक्सपेंड करते हैं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, उसको साफ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, W
इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं। आपको पता है P2, अब डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V, ये लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल, एंड तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, P2 V2 माइनस P2 V1। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो V1 एंड V2 हैं इनकी वैल्यूज़ को रखना है। तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। सो P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं ले रहे ना हम, तो NRT1 हो जाएगा। सो V1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, NRT1 अपॉन P1। इसी तरीके से V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, NRT2 अपॉन P2। इनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ गए ये चीज़। P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, इसी तरीके से P2 V2 इज इक्वल टू NRT2, एंड इनकी हेल्प से ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो V1 एंड V2 की। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनकी वैल्यूज़ को, यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो क्या हो गया, माइनस ये बाहर है अभी, P2 V2 की जगह मैं क्या लिखूँ, NRT2 अपॉन P2 माइनस P2 NRT1 अपॉन P1, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, NR हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस NRT2 माइनस P2 अपॉन P1, ये बाहर चला गया, इंटू T1, ये आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, NR P2 अपॉन P1 T1, ठीक है। ये प्लस में आ जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस T2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मैं लिख लूँ, P2 अपॉन P1 क्या हो गया, T1 माइनस T2। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, W इरिवर्सिबल के लिए, W इरिवर्सिबल। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो है ही मेन। ओके, तो ये हो गया वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में हमने देख लिया। अब इसके लिए भी हम स्लोप देख लेते हैं, एडियाबेटिक के लिए स्लोप क्या होती है, एंड इसका कंपैरिजन देखते हैं आइसोथर्मल में स्लोप एंड एडियाबेटिक में जो स्लोप होती है उसका। देखिए, स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आइसोथर्मल का था, ठीक है, स्लोप। एंड एडियाबेटिक के हमने बोला जब एक्सपेंशन हो रहा है इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या आती है, एडियाबेटिक के लिए ग्राफ आती है एक तरीके से, ये इसकी स्लोप हो जाएगी। तो एडियाबेटिक की स्लोप आप देख सकते हैं ज़्यादा है, ठीक है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, एंड इसकी आइसोथर्मल की इसके कंपैरिजन में कम है। किसकी बात कर रहे हैं ये हम, एक्सपेंशन की, ठीक है। एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन हो रहा है तो उसकी स्लोप कम होती है, एंड क्या होता है, एडियाबेटिक में एक्सपेंशन हो रहा है तो उसकी स्लोप आप देख सकते हैं ज़्यादा है। ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो क्या होगा, जैसे कंप्रेशन कैसे होता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो शुरू में जैसे ये तो यहाँ पे थी A एंड ये B, ये B, राइट। अब हमारे पास ये एक स्टेट है A, सेम इसी तरीके से हम करेंगे, ये वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है।
एंड ये हमारे पास हो जाएगा किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, किसमें, कंप्रेशन में। ओके तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है जब आपको वर्क डन निकालना हो तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, एडियाबैटिक एंड ये आइसोथर्मल। किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन में आप देखेंगे जो आइसोथर्मल के लिए अगर हम वर्क डन निकालें, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये आइसोथर्मल, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर हमें एडियाबैटिक में वर्क डन निकालना है तो इसके लिए इसका ग्राफ और ऊपर है तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड होगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है किसमें, एडियाबैटिक में, कंप्रेशन में वो ज़्यादा है किससे, वर्क डन का मैग्नीट्यूड इन आइसोथर्मल कंप्रेशन में, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ जा रहा है प्रोसेस। तो क्या होगा, हम देख सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वर्क डन की, तो ये हो गया हमारे पास किसके, एडियाबैटिक के लिए, ये एरिया अंडर द कर्व यहाँ से लेके ये वाला एरिया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, ये और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये सारा का सारा जो मैंने ब्लू से बनाया है ये किसके लिए हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए। समझ पा रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन इन किसमें, आइसोथर्मल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की। जब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। थोड़ा सा अच्छे से आप इसको लिख लो। ओके, तो ये इसमें इस तरीके से होता है। कंप्रेशन होता है तो किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, किसका वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसके अंदर, जिसका जो कर्व है उसके अंडर में जो एरिया ज़्यादा होगा उसी का वर्क डन ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं। तो कंप्रेशन में किसका ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का होता है। लेकिन जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें आइसोथर्मल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ओके, अब हम देख लेते हैं स्लोप। हम क्या करते हैं कि जो स्लोप होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था तो ये हम जानते हैं, उसमें आइसोथर्मल में हमने पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था। अब एडियाबैटिक में हम क्या करेंगे, पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता है, इज इक्वल टू के, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, राइट। तो इसका हमें उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार हमें पी को कॉन्स्टेंट रख लेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वी रेज़ टू पावर गामा, तो क्या होता है कि पहले ये मल्टीप्लाई होगी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले ये गामा जो है इसकी जो पावर मल्टीप्लाई में आएगी एंड देन वी गामा -1, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गामा वी, गामा थोड़े से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से बना रही हूँ, वी गामा -1 dV। ओके, प्लस अब हमें इसको कांस्टेंट रखना है v रेज़ टू पावर गामा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dp, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v गामा dp इज इक्वल टू माइनस p v, ये गामा है, v गामा -1 dv। ठीक है, अब ये जो रखा हुआ है हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक साइड में, v की पावर गामा को हमने किस तरीके से किया था, गामा v गामा -1 ऐसा लिखा था। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो v रेज़ टू पावर गामा -1 है, तो इसको हम तोड़ के किस तरीके से लिख सकते हैं, v गामा, ठीक है, एंड v -1 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -p, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये तो समझ गए आप, p गामा v गामा v -1 मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया dv। ओके, इतना समझ गए।
यहाँ पे क्या है, v रेज़ टू पावर गामा dp, तो ये जो v रेज़ टू पावर गामा है ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, dp इज इक्वल टू माइनस p गामा v माइनस गामा dv, ये बचा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v माइनस 1 dv। अब ये जो -1 है, v की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा तो ये माइनस किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी पावर 1, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस गामा p 1 अपॉन v dv। ओके, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, dp अपॉन dv क्या है, कांस्टेंट, dv मैं इधर ले आती हूँ, अभी नहीं उधर करेंगे, मैंने इसको हटाया नहीं। ठीक है, यहाँ से ये इसके नीचे आ गया था, उसके बाद ही ये बचा हुआ है यहाँ पे। सो dp अपॉन dv एट कांस्टेंट किसके ऊपर, हीट। ठीक है, मतलब हीट क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस गामा p अपॉन v। मैंने क्या बोला था कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसकी स्लोप आती है वो गामा गुना बड़ी होती है किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आपको पता है, मैं एक बार साफ करती हूँ सारा, आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या आया था, इसकी स्लोप क्या आई थी, देखते हैं। देखिए, पहले इसी को समझ लीजिए, बाद में हम कंपेयर करेंगे। dp अपॉन dv, अगर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, एट कांस्टेंट हीट क्या मिला हमें, माइनस गामा p अपॉन v, ये मिला है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से माइनस p अपॉन v क्या था, आप याद कीजिए, dp अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल के लिए ये स्लोप आया था। तो इसकी जगह माइनस p अपॉन v, देखिए इसकी जगह ये जो है माइनस p अपॉन v की जगह मैं क्या लिख लूँ, dp अपॉन dv। तो इनका क्या रिलेशन हो जाएगा, यहीं से देखो, dp अपॉन dv एट कांस्टेंट हीट इज इक्वल टू, ये माइनस p अपॉन v की वैल्यू में ये रख देती हूँ, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे गामा है अपॉन dp अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो आइसोथर्मल का स्लोप है ये वाला, ये मल्टीप्लाई किया है हमने गामा से, तो इसके इक्वल है, इसका मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, आइसोथर्मल की स्लोप कम है। समझ पा रहे हैं, कितना कम है, गामा, 1 बाई गामा, राइट। आइसोथर्मल की 1 बाई गामा इससे कम है, या फिर हम क्या बोलेंगे, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी जो स्लोप होती है वो गामा गुना बड़ी होती है आइसोथर्मल में जो स्लोप होगी उससे। ठीक है, इसका कंपैरिजन समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनके थ्रू आपको एडियाबेटिक प्रोसेस और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए, इन एन इंसुलेटेड कंटेनर 4 moles of an ideal gas reversibly expand at 400 Kelvin to 200 Kelvin, 200 Kelvin to 400 होगा, 200 Kelvin, सॉरी सही है, 400 Kelvin to 200 Kelvin ये टेम्परेचर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस इफ, देखिए आपको इसमें पता क्या चल रहा है कि ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि किसके लिए बात करें, एडियाबेटिक के लिए, हम एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब इसमें दिया हुआ है कि रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करता है एट 400 टू 200 केल्विन। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में वर्क डन आएगा। ठीक है, इतना में समझ में आया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, बाय द वर्क डन बाय द गैस। यस, गैस क्या करिए, एक्सपेंड करिए, इसलिए जो गैस है वो सिस्टम के ऊपर काम करिए। समझ पा रहे हैं,
अब क्या दिया हुआ है, इफ गैस इज मोनोएटॉमिक, ये कंडीशन दी हुई है। 3 तरीके से आपको वर्क डन निकालना है। जब क्या हो, मोनोएटॉमिक गैस हो उसके लिए वर्क डन, जब गैस डायएटॉमिक हो तो उसके लिए वर्क डन, एंड जब गैस क्या हो, पॉलीएटॉमिक हो उसके लिए वर्क डन। हो सकता है एग्जाम में आपको मोनोएटॉमिक की जगह कोई गैस दे दे, जैसे कि हीलियम दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, इसके लिए आप निकालिए। एंड डायएटॉमिक में मान लीजिए आपको ऑक्सीजन दे दिया, पॉलीएटॉमिक में मान लीजिए आपको SO2 दे दिया, ठीक है। तो इनकी क्या करना है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल्स के थ्रू भी दे सकता है एंड डायरेक्ट ये भी दे सकता है, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, टेम्परेचर गिवन है 400 से 200 केल्विन, मतलब टेम्परेचर की टर्म्स में हमें देखना है W रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या रखेंगे, N है हमारे पास 4 मोल्स, राइट। R की वैल्यू क्या रखेंगे, जूल्स में निकालेंगे तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ओके। एंड टेम्परेचर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 400 केल्विन, ये T2 मान लीजिए, T1, ओके, T1 इनिशियल, T1 टू T2, ओके, एंड T2 है हमारे पास 200 केल्विन। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए सीधा। एंड एटोमिसिटी, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एटोमिसिटी हम क्या रखें, तो पहले हमें फर्स्ट केस मतलब W1 में लिख लूँ, यहाँ पे W1, इसके लिए वर्क डन। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू फर्स्ट के लिए यहीं पे लिख लूँ, ठीक है। इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.66 लेंगे हम, ठीक है। इसके लिए क्या लेंगे 1.4 एंड इसके लिए क्या लेंगे 1.33, ओके। तो वैल्यूज को रख दीजिए, 4 इंटू 8.314, T2 माइनस T1 कितना हो गया, T2 है हमारे पास, T2 माइनस T1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -200, ओके। अब करिए इसको, वैल्यूज हमने रख दी हैं। देखिए T2 कितना है, अब मैंने डायरेक्ट ही इसकी वैल्यूज को रख देना है यहाँ पे, -200 केल्विन मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया, देखिए मैं इनकी किस तरीके से आप निकालेंगे, मैं ये रख देती हूँ, ये 8.314, इसकी यूनिट भी साथ में लिख रही हूँ, मोल सॉरी जूल पर मोल केल्विन, यही है, इनटू टेम्परेचर 200 केल्विन -200, राइट। तो जब आप इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, मोल से ये मोल थे 4 मोल, पूरा ही लिख लेते हैं, 4 मोल थे, तो ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, बचा क्या, जूल बचा। तो जूल में हमारे पास आंसर आएगा, जूल कितना आएगा ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, कितना 4 इंटू 8.314 इंटू माइनस हम आगे लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगी -200 अपॉन गामा की वैल्यू भी तो रखनी है 1.66 -1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.66 -1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा एंड जूल में होगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड कर देना है, ओके। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ओके। ये हो गया हमारा W1। अगर हम W2 की बात करते हैं, W2 मतलब डाई एटॉमिक के लिए बात करेंगे, तो यही सेम चीजें हम लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, यही सब सेम होगा ऊपर वाला, लेकिन जो नीचे जो गामा की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी 1.4। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम लिख देती हूँ, 4 इंटू 8.314 इंटू 200, ये माइनस में, अपॉन 1.4 -1, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा W2 रिवर्सिबल, मतलब डाई एटॉमिक गैस के लिए, ओके। एंड इसी तरीके से W3 निकाल सकते हैं, कैसे, यही होगा -4 इंटू 8.314 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1.3 -1, ठीक है। तो इनके लिए जो वर्क डन आएगा वो आप देख लीजिए क्या होगा। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, एटोमिसिटी बढ़ रही है,
एटोमिसिटी बढ़ रही है तो गामा की वैल्यू कम होती चली जा रही है। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पे क्या है, हमारा जो नीचे जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसकी वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, तो जो ओवरऑल हमारे पास जो वर्क आएगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो वर्क आएगा उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं इस वैल्यू से। ये ऊपर वाला सबका सेम है कि नहीं? तो हम समझ सकते हैं कि जब एटोमिसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वर्क डन कम होता चला जा रहा है, ठीक है। एंड जो गामा की वैल्यू वर्क डन इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि जो गामा है, गामा की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है। अब जब छोटे से आप किसी को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है कि नहीं आती है, तो यही सेम है इसमें। आई होप आप समझ पाए हों। जब टेम्परेचर गिवन है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपने आप से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एडियाबैटिक पढ़ लिया है, आइसोथर्मल पढ़ लिया, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इनमें हमने वर्क डन को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हमने देख लिया है। अब हमें देखना है साइक्लिक प्रोसेस में किस तरीके से वर्क डन होता है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्लोज जो साइकिल होती है उसमें वर्क डन किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये कोई एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ओके, ये वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, एंड ये जो प्रेशर है ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मेरे पास क्या है, कोई प्रोसेस है, ये ये पहुंचा कहाँ पे, ए से बी, ठीक है, ये एक स्टेट है, ये बी स्टेट है। तो यहाँ से किसी प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, ये यहाँ पे बी में पहुंचा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं, ओके। अब इस तरीके से ये जैसे पहुंचा आगे सी में, सी स्टेट में, एंड देन ये डी स्टेट है, एंड अगेन क्या हुआ, ये पहुंच गया ए। तो अब आप एक बात सोचिए, जो वर्क डन होता है हम हमेशा बोलते हैं कि वो क्या है, एक पाथ फंक्शन है। अब देखिए जो यहाँ पे जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, मतलब जो फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। मतलब हमारा कोई भी प्रोसेस यहाँ से शुरू होके इस तरीके से गया एंड बाद में वो यहीं पे आ गया, मतलब फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सेम है। इसलिए क्या होता है कि अगर हमें बात करनी हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेट ए है, स्टेट बी, स्टेट डी, स्टेट ई, स्टेट सी एंड डी, तो ये घूम फिर के इसी के ऊपर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसका फाइनल एंड इनिशियल स्टेट एक ही है, तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, ओके, चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जो डेल्टा टी है वो भी जीरो हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए जो स्टेट फंक्शन है कौन कौन से हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिए, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मतलब जो भी हम बोल सकते हैं जो भी स्टेट फंक्शन है वो सारे जीरो होंगे। बट इस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा, एंड हीट भी अगर हम बात करेंगे तो वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि क्या है, पाथ फंक्शन है। तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा। अब इनमें एक बात और आपको याद रखने की है, ये जो मैंने एरो दिखाए हैं, ठीक है, अगर इनकी जो डायरेक्शन है वो अगर वो है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसी बेस पे जो साइन का होता है, साइन कन्वेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है, तो इसलिए आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की थर्मोडायनेमिक को सेपरेट करके पढ़िए, ओके। तो इसमें देखिए जब भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए हम जो वैल्यू होगी वो वर्क डन की वैल्यू हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वर्क डन क्या आएगा, उसमें नेगेटिव वैल्यू होगी। जब क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब वो जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुइयां घूमती है, अगर उस तरीके से कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव आएगी हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव आएगी ओवरऑल। एंड
अगर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस, तो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन की पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, उसके लिए हम साइन पॉजिटिव यूज करेंगे एंड क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका हम किस तरीके से वर्क डन निकालते हैं किसी भी साइकिल का। ठीक है, साइकिल का किस तरीके से वर्क डन निकालते हैं, तो वो होता है एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एनक्लोज्ड एरिया, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा इसका वर्क डन। ओके, तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें इसका वर्क डन मिल जाएगा। तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस में। साइन का आप ध्यान रखिए, अगर क्लॉकवाइज है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव लेंगे। इसके लिए एक तो तरीका हमने बताया, देखिए इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप क्या करें कि इसका एरिया, जो इसके अंदर का जो एरिया है, ये हमारे पास जैसे स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रेशर के रिस्पेक्ट में इनकी जो वैल्यूज होंगी वो हम लिख लेंगे। ओके, बट अगर क्या होता है, अगर हमारे पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, जो अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी, एक डी से ए, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इनमें जो वर्क डन होगा उनको हम सम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उस तरीके से भी हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड तरीका क्या होता है वर्क डन का, क्या हो जाएगा इसमें, जैसे साइक्लिक प्रोसेस है हमारे पास, साइक्लिक में क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं, इसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रोसेस है। ओके, तो इसमें इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, मान लीजिए क्या है, 1 2 2 3 एंड 4, किसमें दिया हुआ है, वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, लीटर्स में प्रेशर है हमारे पास एटीएम में, ये मान लीजिए है 2 4 6 8। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये प्रेशर किया। तो अब देखिए हमें इसका एरिया कैसे निकालना होगा। ये एक तरीके से क्या है, स्क्वायर के जैसा है। तो इसका ये एक्चुअल में तो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं, बट इसमें तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, इसकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एक तरीके से क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होती है। ठीक है, तो इनकी मतलब डिफरेंस है, यही रेक्टेंगल का हो जाएगा, क्योंकि हमें इनको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम के लिए ये यहाँ से यहाँ, मतलब इसमें हम देखेंगे यहाँ से एंड यहाँ, तो ये कितना है, 4 है, ये मान लीजिए V2 एंड ये V1। 4 से डेल V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल V एक तरीके से हो जाएगा V2 माइनस V1। ओके, मतलब कितना इसमें चेंज हो रहा है। अगर हम P को कैलकुलेट करते हैं तो ये लमसम 4 मानिए इसको। ठीक है, ये 8, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 ATM। ठीक है, 4 ATM हो गया, एंड ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ATM, सॉरी 2 लीटर्स। ओके, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना है, माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक, ये साइक्लिक किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
ओके, तो ये लेंथ कितनी हमने ली इसकी, लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसका मतलब v2 माइनस v1 इंटू p2 माइनस p1, इनकी जो डिस्टेंसेस होंगी यही तो लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एरिया स्क्वायर तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्क्वायर तो नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए, कितनी है, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 ATM लीटर। अब ATM लीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ATM लीटर किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के इक्वल होता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ गया हमारा जूल में आंसर। जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा, ओके। तो ये हो गया इसका एरिया, मतलब आपको निकालना आना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास देखिए एक और प्रोसेस है। अगर इस तरीके से कोई प्रोसेस गिवन है, ठीक है, ये कोई प्रोसेस है, मान लीजिए कोई ए बी पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे कुछ भी पॉइंट नहीं दिया हो मान लीजिए, ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या करें, इस तरफ वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस तरफ प्रेशर होगा, ओके। तो देखिए इसका कोई भी अगर हमारे पास क्या है, सर्किल है, सर्किल का किस तरीके से आप एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन ऑफ साइकिल, साइकिल में क्या गिवन है, ये एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास कोई सर्किल है, तो इसकी मान लीजिए ये V1 है, V2 एंड इनकी P1 P2, ओके। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको डायमीटर देखना है तो किस तरीके से करेंगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अगर डायमीटर है गिवन तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर रेडियस है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए आपके पास V1 है हमारे पास 2 लीटर, V2 है हमारे पास 6 लीटर, ठीक है, 2 ये 6, P1 मान लीजिए हमारे पास है 2, ये हो गया हमारे पास 8 ATM, ओके। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज हैं, तो इनकी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं एरिया। तो आप ये समझिए, ये एक तरीके से सर्कल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सर्कल होता तो क्या होता है, इनके जो एरियाज हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाते, मतलब इसका जो एरिया है, इसकी जो रेडियस होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स है, इसलिए हमें किस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर किसका लेना है, एक तो हो जाएगी रेडियस ऑफ प्रेशर, प्रेशर रेडियस, ये वाले सॉरी, प्रेशर की रेडियस कौन सी होगी, ये, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है, इस सॉरी ये, क्योंकि प्रेशर किस तरफ वेरी कर रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर, इस तरीके से वेरी कर रहा है। एंड जो वॉल्यूम है हमारा वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो जो प्रेशर की रेडियस होगी वो ये वाली हो जाएगी, ओके। मतलब ये डायमीटर हो गया तो इसकी हाफ रेडियस हो जाएगी, ओके। इसी तरीके से ये जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, सॉरी, जो वॉल्यूम है उसकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से वेरी करेगी, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा एंड इसका हाफ क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, डायमीटर किसका, प्रेशर का, प्रेशर का कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 कीजिए, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, एंड 6 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये हो गया इसका डायमीटर। अगर हमें रेडियस ऑफ प्रेशर रेडियस चाहिए तो क्या करेंगे, 6/2
2, ये कितने आ गई, 3 आ गई। ओके, इसी तरीके से डायमीटर ऑफ किसका, वॉल्यूम की जो रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, ये जो डायमीटर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 6 - 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, एंड इसकी रेडियस ऑफ, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम रेडियस क्या हो जाएगी, 4/2। ये कितना हो गया टोटल हमारे पास, 2। ओके, ये क्या है, वॉल्यूम किस में लेते हैं, 2 लीटर हो गया एक तरीके से, एंड ये प्रेशर किस में ले रहे हैं, एटीएम में, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। रेडियस हो मतलब प्रेशर रेडियस इनटू हो जाएगी प्रेशर रेडियस इनटू वॉल्यूम रेडियस। ओके, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखिए प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, ये एक सर्कल नहीं बोल सकते हम, इसको एलिप्स बोल सकते हैं। ठीक है, एलिप्स है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ ये जो वॉल्यूम है इसका डायमीटर हो गया, तो इसकी हाफ ये रेडियस हो गई। ओके, इसी तरीके से ये क्या है, प्रेशर की ये रेडियस हो गई। ओके, तो क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं इसलिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। आर स्क्वायर है तो हम एक आर के लिए प्रेशर के लिए लेंगे, एंड एक आर किसके लिए लेंगे, वॉल्यूम के लिए लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पाई की होती है 22.7 इंटू ये है हमारे पास 2 लीटर, 3 इंटू 2। ओके, जो आंसर आएगा वो होगा एटीएम लीटर में। एंड ये जो है हमारे पास जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, ए बी सी डी इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका जो हम साइन लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, माइनस। ओके, सो हो जाएगा -22.7 इंटू 6। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे खुद से, एटीएम लीटर, एंड जो आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, 101.3 इससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा। ओके, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे मैंने ये एक कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, राइट, तो इसमें जैसे कोई एक स्टेट है, ए से बी पे जाता है, इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, यहाँ से ये फिर बी से सी पे जाता है, एंड यहाँ से ये फिर से क्या हो रहा है, सी से डी पे, एंड डी से ए। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है। अब आप इसमें दो तरीके से मैंने बताया था, किसी में भी जो साइक्लिक प्रोसेस उनमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करें, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन आ जाएगा। या फिर आप क्या करें, ये डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे हैं इनका वर्क डन निकाल के इनको क्या कर दें, आप सम कर दें, तो वो भी इनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो भी स्ट्रक्चर बनी हुई है उसका वर्क डन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखो अगर हम अलग अलग निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे वर्क डन हम निकालें साइक्लिक का, तो ए से बी वर्क डन ऑफ ए बी प्लस वर्क डन ऑफ बी सी प्लस वर्क डन ऑफ सी डी प्लस वर्क डन ऑफ डी डी ए। ओके, अब देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है, हमने शुरुआत में जब ग्राफ्स किए थे तो ए से बी जाने पे क्या हो रहा है, क्या वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसमें देखिए इस पॉइंट पे, इस स्टेट में भी वॉल्यूम V1 है, एंड इसकी जो स्टेट B है किसी प्रोसेस के थ्रू गया तो इसमें जो स्टेट B है यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है, V1 ही है। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, P डेल V माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही है वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसमें डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वर्क डन क्या हुआ था, 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0। अब देखो B to C जाने पे क्या हो रहा है, B to C जाने पर ये एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, V1 से V2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरीके का ग्राफ देखते हैं हम, आइसोथर्मल हो गया।
अब आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है ये आइसोथर्मल के लिए, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब जो वर्क डन आएगी उसकी वैल्यू ये नेगेटिव में आएगी, तो हम यहाँ से माइनस लिख लें। ओके, वर्क डन की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो यहाँ पे हम डेल वी की वैल्यू रख देते हैं। ओके, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज होता चला जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है प्रेशर, है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस 2.303 nRT log रेस्ट अबाउट log बेस 10 V2 अपॉन V1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इसका वर्क डन निकाल लेंगे, तो जो कि क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, एंड फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो C से D है, आप देख सकते हैं C से D, फिर वही क्या हो रहा है, इसमें भी एक तरीके से हम बोलेंगे इसमें क्या हो रहा है, ये भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एक लाइन है, इसके नीचे क्या वर्क डन होगा, एक लाइन के नीचे वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी ये भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ओके, एंड ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एंड इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि ये P2 ही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक P2 ही क्या है, प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा से कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कौन सा यूज करते हैं हम, एक तो प्लस में वैल्यू आएगी क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेशन हो रहा है, एंड हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये वाला यूज करते हैं। तो ये तो हम निकाल भी सकते हैं जल्दी से, इसकी वैल्यू रखिए, P2 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 1 इंटू डेल वी की वैल्यू ये मान लीजिए 2, ये 4 है, तो 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि जो डेल वी है वो डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम कम हो रहा है कंप्रेशन में, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 ATM लीटर। ओके, वर्क डन ये हो जाएगा इस केस में, समझ पा रहे हैं। तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे आएगी प्लस की वैल्यू, प्लस जैसे 2 ATM आया है, इसमें हमने कैलकुलेट नहीं किया, इस फॉर्मूला में निकाल के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें से ये माइनस हो जाएगा, एंड फाइनली जो हमारे पास वॉल्यूम जो वर्क डन होगा वो किसका निकलेगा, फिर जो ये ज्यादा होगा आई थिंक। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये जो होगा 0 माइनस जो भी वैल्यू है वो प्लस जो भी वैल्यू है, ओके हमें नहीं पता, प्लस ये CD में ये 0 हो गया था, वर्क डन 0 प्लस 2, ये आएगी हमारे पास वैल्यू। ओके, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है वो हम यूज कर लेते हैं। अब क्या है कि ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2, ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है दो प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ये हम इनको मानते हैं पैरेलल साइड, इसकी मान लीजिए ये लेंथ है A, इसकी है ये लेंथ B, ओके, इसकी लेंथ A एंड इसकी लेंथ B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू A प्लस B कर सकते हैं, ये पैरेलल साइड है, ठीक है, पैरेलल साइड है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इंटू हाइट, हाइट हम ये ले लेंगे, ओके, इंटू हाइट, ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्या हो गया, हाफ ऑफ द पैरेलल सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये हो गया हाइट कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी। ओके, तो चलिए मैं इसको ना कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये साफ कर देते हैं। ये हमने 1 माना था, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं जैसे कि ये है 4, ओके, इसके रिस्पेक्ट में आ गया मान लीजिए 3, ओके, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 1 है, समझ पा रहे, 1 2 3 4 इस तरीके से हमने प्रेशर ले लिया, एंड ये 1 और ये 2, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका करेंगे। तो इसके लिए जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 से ये वाली, तो 4 माइनस AB की वैल्यू क्या आएगी, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन वही होता है जो कि क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इंटू AB प्लस CD, ठीक है, CD इसकी लेंथ इंटू AD या फिर DA, कुछ भी लिख लो, DA मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो, ये हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज रखनी है 1/2 इंटू, निशान याद रखना है किस तरफ होगा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दिख रहा है आराम से, तो हम माइनस बाद में लगा देंगे। चलो यहीं पे लगा लेते हैं। AB की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 1 कितनी होगी, 3, ठीक है, 4 माइनस 1 ये इसकी डिस्टेंस होगी इतनी, एंड इसकी 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस करेंगे 2 हो गई, ओके, इंटू ये कितनी है 4 माइनस 2, ये भी हो गया हमारी 2, राइट। तो इसको हम कर लेंगे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना बचा 5 माइनस 5 किस में है, ATM, ये लीटर में है, ये ATM में है, तो ATM लीटर। अब आप क्या करेंगे, जूल में निकालना है तो -5 इंटू 101.3, ये हो गया जूल में इसका आंसर। समझ गए किस तरीके से करना है, ट्रेपेजियम का निकालना है तो चाहे इनका अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनका करके इनको सम कर दो, उनका वर्क डन निकाल लो, ओके। तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं कि कितनी आ जाएगी, अब इसकी हमारी 5 आ रही है, माइनस की 5 आ रही है, इसका मतलब ये कितनी होनी चाहिए, ये 7 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा बाद में, -5 बचेगा, ATM लीटर, ओके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला सीधा आप रखेंगे, इनकी वैल्यूज आप रख देंगे एंड देन आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी के ऊपर कि एंथैल्पी क्या होती है, उसके बारे में एक डिटेल लेक्चर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।